बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरियाल है। जब से मेरी शादी हुई थी मैंने एक भी दिन खुशी का ना देखा था। अगर आज गाँव में शादी थी मुझे भी स्पेशल तैयार होकर जाना था, क्योंकि बड़ी मुद्दतों बाद कहीं से शादी का बुलावा आया था। एकदम से चेहरे पर मुस्कुराहट सी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसे पैगाम का ही इंतज़ार कर रही थी। मैं सोचने लगी, मेरा वो पीला रंग का फ्रॉक है जो जहेज़ में मुझे अम्मा ने दिया था। बड़ा ही खूबसूरत था, लेकिन आज तक पहनने का मौका ही न मिला। शादी पर तो मैं वही फ्रॉक पहन कर जाऊंगी और साथ मैचिंग के झुमके चूड़ियाँ, मैं सब कुछ थोड़ी उंगली पर रखे सोच रही थी कि जब मेरी नज़र सामने दीवार पर रखी हुई तस्वीर पड़ गई। एक पल को मेरे सारे ख्याल पानी के बुलबुले की तरह ख़त्म हो चुके थे। इस तस्वीर पर ही मेरी नज़रें टिक चुकी थी। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मेरे नामुराद शोहर की थी। मेरा जहन एकदम से मुंतशिर हो चुका था। अभी मैं अपने शोहर की तस्वीर को देखकर गहरी सोच में डूबी हुई थी जब मेरा नौकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। नौकर की उम्र 16 साल थी। कहने लगा कि मालकिन क्या देख रही हो, क्या मालिक याद आ रहे हैं? ये कहकर वो मेरे कंधे दबाने लगा। मैं बहुत थक चुकी थी तो अक्सर इससे कंधे दबवा लेती थी, क्योंकि वो बहुत ही शरीफ लड़का था। वो मेरे कंधे दबा रहा था और मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मैं कहने लगी, हाँ याद तो आ रहा है, लेकिन खैर शायद इसी में ही कोई मसलिहत थी कि वो मुझसे इतने दूर है। मैं तो अपने शोहर की मोहब्बत की खातिर बस तरसती ही रही हूँ। मैं इतना सोचकर बोल तो रही थी, लेकिन मेरा जहन कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ था। तभी नौकर ने अपना हाथ मेरे कंधे से मेरी कमर पर लाया और ज़ोर ज़ोर से दबाने लगा। मेरा जिस्म पहले ही बहुत दर्द कर रहा था। मैं उसे दुआएं देने लगी, फिर कहने लगा कि मालकिन, मैं जो हूँ आपका नौकर, मालिक नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ आपके पास। आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करूँगा। आप जो कहेंगी वो सब कुछ करने को तैयार हूँ। बताइए क्या चाहिए आपको? आपके लिए मालिक क्या क्या करते थे मुझे बताएं, मैं वो सब कुछ करूँगा। मैंने अपने नौकर की तरफ सर घुमाकर देखा। अब मैं इसे कैसे बताती कि मुझे तुम्हारे मालिक से क्या चाहिए था। जो इनके पास था वो तुम चाहकर भी मुझे नहीं दे सकते। तुम तो अभी बच्चे हो। ये सोचकर ही मैंने गहरी सांस खारिज की थी। एक नज़र वापस इस तस्वीर की तरफ देखा और दिल में एक बस नफरत सी पनपने लगी। मेरी तो सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने एक बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह और आसाइशों के पीछे मेरे माँ बाप ने बिजनेसमैन के साथ मुझे निकाह करके भेज तो दिया था, लेकिन उन्होंने एक मर्तबा भी जी में सोचा कि मेरे साथ जब वक्त ही नहीं गुजार पाएगा तो मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँगी। मेरा निकाह मेरे शोहर से हुआ था, इसके इस घर से नहीं। ये सोच सोच कर इस रोज़ एक मर्तबा फिर मेरा मूड ख़राब हो चुका था। बार बार नौकर की बातें मेरे जहन में घूमने लगी। पहले तो मैं इसे बस एक छोटा बच्चा और नौकर ही समझा करती थी, लेकिन इस रोज़ मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा उतार कर एक जानिब को लटका रखा था। पसीने से मेरे कपड़े भीग रहे थे। जब मेरा नौकर किचन में चला आया, कहने लगा, मालकिन क्या पका रही हैं? क्या खान साहब आज छुट्टी पर है? मैंने कहा, कमबख्त मारा, जब देखो बिना बताए छुट्टी कर लेता है। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। बोला, मालकिन मुझे भी खाना थोड़ा बहुत बनाना आता है। इसमें बहुत बचपना था। आकर सीधा मेरे पास खड़ा हो गया। इसका कंधा मेरे कंधे से टकरा रहा था और वो हांडी में चमचा हिलाने लगा। नौकर भले ही 16 साल का था, लेकिन कद लंबा था, जिसामत में भी सेहतमंद था। लगता ही नहीं था कि ये 16 साल का है, बल्कि कम से कम 25 साल का नौजवान लगता था। अभी दाढ़ी मूंछ इसकी नहीं निकली थी। मैं इसे सर से लेकर पैर तक देख रही थी कि तभी मेरे वजूद में करंट सा दौड़ गया। मुझे खुद को खोया देखकर मेरे नौकर ने चुटकी बजाई। कहने लगा, क्या हो गया मालकिन, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो? क्या इससे पहले गबरू जवान नहीं देखा? मैंने नौकर की बात सुनी तो अगले ही पल नज़रें फेर लीं। खुद को मलामत करना चाहा कि मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा नौकर है। मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आने लगे, मगर मैंने फ़ौरन इसे छटक दिया। घर में और मेरा नौकर ही तो हुआ करते थे। सास ज़्यादातर वक्त अपनी बड़ी बेटी के पास गुजारा करती थी, क्योंकि इसका वहाँ ज़्यादा दिल लगता था। इसका शौहर भी बैरून मुल्क ही हुआ करता था, इसलिए मेरी सास कभी कभार ही यहाँ आती, वरना वहीं रहती थी। इस रोज़ भी मैं और मेरा नौकर घर में अकेले ही थे। इससे पहले जब नौकर किचन में आया करता था मैं दुपट्टा कर लेती थी, लेकिन आज मैंने दुपट्टा लेने की भी जहमत नहीं की थी। यूं ही बगैर दुपट्टे के पसीने से शराबूर वजूद लिए मैं इसके सामने घूम फिर रही थी। मैं शादीशुदा थी और शौहर भी पास ना था, इसलिए मुझे किसी का डर भी ना था। मैंने नौकर को डांट कर बाहर निकाल दिया और बोला, जब मैं किचन में काम कर रही हूँ तो अंदर मत आया करो।
वो शर्मिंदा होकर किचन से निकल गया, मगर मुझे क्या पता था कि जो कुछ मेरे साथ होने वाला है वो मेरी ज़िंदगी ही बदल कर रख देगा। जब मेरी अम्मा ने आकर मुझे बताया था मेरे लिए एक बिजनेसमैन का रिश्ता आया है, तो ये सुनकर तो मैं हैरत से अपनी माँ को देखने लगी थी। कहने लगी, अम्मी आप झूठ बोल रही हैं, मेरे लिए एक बिजनेसमैन का रिश्ता? मेरी माँ मुस्कुराकर कहने लगी कि हाँ मेरी बेटी, कहते हैं ना कोई वक्त कबूलियत का होता है। तुमने जिस लम्हे कहा था ना तुम शादी बस एक बिजनेसमैन से ही करोगी, शायद वह वही वक्त था कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। मुझे तो खुद तुम्हारी किस्मत पर रश्क आ रहा है। मेरी माँ मुझसे जो सब कुछ बात कर रही थी, मेरे माँ बाप दोनों ही इस रिश्ते पर बहुत खुश थे, जबकि मैं तो हवाओं में उड़ रही थी। मैंने तो बस ख्वाबों में ही सोचा हुआ था। नॉवेल्स पढ़ पढ़ कर मेरे दिमाग पर ऐसा असर हो चुका था कि बस शादी में एक बिजनेसमैन जवान से हो जो मुझे दुनिया घुमा लाए। और ऐसे जब एक बिजनेसमैन का ही रिश्ता मेरे लिए आ गया तो मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं थी। लड़के का बाप नहीं था, एक माँ थी और बड़ी बहन थी जो शादीशुदा थी। दोनों ही माँ बेटी मेरे घर आई थी। मुझे देखकर पहली नज़र में ही मुझे पसंद करके जा चुकी थी। लड़के की तस्वीर जब मुझे दिखाई गई, वो एक हैंडसम नौजवान था। मैंने अपने मोबाइल में इस लड़के की तस्वीर खींची और वह तस्वीर वापस कर दी। फिर अपनी सहेलियों को जब अपना होने वाला शोहर दिखाया तो इनकी तो हवाइयाँ उड़ चुकी थी। इन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सचमुच मैं एक बिजनेसमैन की बीवी बनने वाली हूँ। चंद रोज़ बाद ही शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और फिर मेरी और फरहान की शादी हो गई। शादी की रात मैं दुल्हन बनी फरहान के कमरे में बैठी थी। मेरी सहेलियां मुझे शादी के नाम पर बहुत छेड़ रही थी, लेकिन एक सहेली जिससे शायद कुछ ज़्यादा ही मिर्ची लग रही थी मुझे कहने लगी कि तुमने जज्बात तो बहुत सजा रखे हैं, लेकिन बिजनेसमैन पैसे वाले मर्द के एक से ज़्यादा फेयर होते हैं। ऐसे मर्द घर कम ही टिकते हैं, कभी लंदन तो कभी दुबई। अपनी तफरीह का सामान ये हर वक्त अपने साथ रखते हैं। ऐसा ना हो तुम्हें सिर्फ नाम का ही शोहर मिले जो परदेश में बैठकर पैसा कमाता रहे और तुम यहाँ गारों पर जलती रहो। तुम नहीं जानती बिजनेसमैन का रिश्ता निभाना और बिजनेसमैन की बीवी बनकर रहना कितना मुश्किल काम है। जैसे जैसे मैं ये सब कुछ सुन रही थी मेरा दिल अंदर ही अंदर डूबने लगा था। हाँ, ये बात तो सच थी कि बिजनेसमैन लोग घर काम ही आया करते हैं, लेकिन मैं अपने पर भी राजी थी। मैं दुल्हन बनी कमरे में सर झुकाए बैठी थी। जब फरहान कमरे में आया, मुझे देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट सी छाई थी। आकर मेरे सामने बैठा। मुझे लगा था मेरे साथ रोमांस भरी बातें करेगा, मेरे हुस्न की तारीफें करेगा, क्योंकि मैं थी ही इतनी खूबसूरत। फरहान भी खूबसूरत था, लेकिन मेरे मुकाबले में कुछ खास नहीं था। इसने हल्की सी मुस्कुराहट पर मुस्कुर सजा कर मुझे देखा था, फिर मेरे हाथ में अंगूठी पहनाकर कहने लगा कि जी आपकी मुँह दिखाई का तोहफा है। फिर एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगा कि क्या मैं आपको पसंद हूँ? आप मेरे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। और जब मैंने ही ये सवाल पूछा तो आगे से टक्का सा जवाब दे दिया कि हाँ, ज़ाहिरी सी बात है, मैं आपको भी पसंद करता था, आपसे शादी करना चाहता था, तभी तो ये रिश्ता आगे बढ़ा है। अगर मैं ही इनकार कर देता तो शायद आप आज मेरी बीवी ना होती। इसका जवाब सुनकर मुझे शर्मिंदगी सी होने लगी थी कि शायद मुझे इस हवाले से करनी ही नहीं चाहिए थी बात। कितनी सख्ती से इसने मुझे ये जवाब दिया है। खैर, मैं सर झुका कर बैठ गई। मुझे लगा अगर मैं थोड़ी बहुत नाराज़गी जाहिर करूँगी तो फरहान मुझे मनाएगा, सॉरी करेगा, मगर वो इंतहाई बदमिजाज किस्म का इंसान था। न जाने इसने किस मजबूरी के तहत मुझसे शादी की थी। मैं कुछ ना समझ पा रही थी। पता नहीं इस शादी में इसकी मर्जी भी शामिल थी या नहीं, या शायद उसका मिजाज ही ऐसा था। मुझे देखकर कहने लगे कि जाएं चेंज कर लें, इतना भारी भरकम लहंगा पहन कर बैठी हुई हैं, आपको उलझन नहीं हो रही? और वैसे भी इतने चमकीले फुर्तीले कपड़े पहन देख कर तो मेरा दम घुट रहा है। आप तो फिर ये पहन कर बैठी हुई हैं। मैं अपनी शौहर का चेहरा देखने लगी, कहने लगी कि क्या मैं आपको इस ड्रेस में अच्छी नहीं लग रही? इसने मुझे सर से पैर तक देखा और फिर कहने लगा कि नहीं, अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। जाहिर सी बात है, जब 50,000 लगा कर आप मेकअप करेंगी तो अच्छी लगेंगी ना। इतना महंगा आपने जोड़ा पहना हुआ है, और ये बाल भी मुझे लग रहा है शायद आपके असली नहीं है बल्कि नकली हैं। जब इतना खर्च अपने आप को बनाने संवारने में कर दें तो फिर तो ये पैसों की तौहीन है कि मैं कह दूं कि आप अच्छी नहीं लग रही। इसके जवाब सुनकर तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मैं चुपचाप बिस्तर से उठी। मेरा चुप रहना ही शायद अब बेहतर था, वरना अगली मर्तबा ना जाने ये क्या कह देता। ये तो थोड़े मार रहा था। मैंने सोचा कि शायद मेरा शोहर थोड़ा सख्त मिजाज है। मैं उठी, अलमारी के पास गई और 2 सूट निकाले। एक हल्के रंग का था और एक तेज रंग का। शोहर के सामने आकर कहने लगी कि इन दोनों में से कौन सा ड्रेस पहनूं।
शौहर जो शेरवानी उतार कर एक तरफ रख रहा था, मेरे हाथ में मौजूद कपड़ों को देखकर कहने लगा, जाकर अम्मी से पूछ लो। मुझे तो इन सबका खास इल्म ही नहीं है। मैं तब का रह दी कैसा शख्स था, बार बार मेरी बेइज्जती कर रहा था। मैं चुपचाप एक सादा सा सूट लेकर वॉशरूम में घुस गई और फिर आराम से कपड़े पहनकर बाहर आ गई। चेहरा धोकर मेकअप भी उतार दिया था। लगता अब भी मैं खूबसूरत रही थी। यही तो वो वक्त था जब शौहर अपनी बीवी के करीब आता है, इससे इजाज़त तलब करता है ताकि वो दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। मगर मुझे यूँ बैठा देखकर मेरे शौहर कहने लगा कि लेट जाओ, क्या नींद नहीं आई? मुझे तो लगा था ये सारा दिन बैठ बैठ के तुम थक गई होगी। वो खुद भी लेट चुका था और मजबूरन मुझे भी लेटना ही पड़ा। कैसा अजीब इंसान था, मुझे तो मेंटल लग रहा था। अभी मैं लेटी ही थी कि इसने कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दिया और अंधेरा करने के बाद ही वो मेरे करीब आया था। ना इजाज़त तलब की थी, ना कोई मोहब्बत भरी बात की थी। बस रवायती मर्दों की तरह मेरे करीब आकर फिर मुझसे यूँ अलग हो चुका था जैसे मैं कोई अछूत हूँ। मेरी तो प्यास भी नहीं बुझी थी। ऐसे तो कोई बाहर की औरत के साथ भी नहीं करता जैसे मेरे शौहर ने मेरे साथ किया था। मेरी आंखों में तो बस आंसू आ गए थे। ऐसे लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती इस पर मुसल्लत कर दी गई हूँ। बहरहाल रात का न जाने कौन सा पहर था जब मैं रोते रोते सो गई। सुबह फज्र का वक्त था कि मेरे शौहर ने डंके बजा दिए कि उठो, उठकर नमाज पढ़ो, जाओ नहा कर आओ, आज हमारी नई ज़िंदगी की पहली सुबह है। मुझे हल्का हल्का बुखार हो रहा था जिससे मैं दर्द भी था, लेकिन फिर भी शौहर का हुक्म था इसलिए मैं गई और फिर हम दोनों ने एक साथ ही नमाज अदा की थी। 2 दिन बाद ही कहने लगा, मुझे दुबई जाना है, एक ज़रूरी मीटिंग है। अगर ना गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं तो अभी इसके साथ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कर पाई थी और वो वापस जा रहा था। मैं तो भी इससे इसके पसंद नापसंद पूछना चाहती थी, लेकिन मेरा शौहर जा चुका था। जाने से पहले अपनी माँ से गले लगकर मिला था और मुझे बस दूर से ही अलविदा कहा था। मैं उदास से एक तरफ होकर बैठ गई। मेरी सास मेरे पास आई और मुझे समझाने लगी कि बेटा, तुम्हारे शौहर के कारोबार ही कुछ ऐसा है, इसलिए ज़्यादातर उलझा उलझा रहता है। तुम फिक्र मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे तो तब ठीक होता ना जब वो मेरे पास रहता। जब वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं था तो कैसे ठीक होता। अब तो मेरा नौकर ही मेरा दिल लगाए रखता था, काफ़ी खुश मिजाज था। वक्त के साथ साथ मैं इसके साथ काफ़ी घुलने मिलने लगी। जब भी थोड़ा डिप्रेशन का शिकार होती और शौहर की याद आती तो मेरा जो नौकर ही था जो मेरे साथ रहता था। वक्त जो ही बीतने लगा, महीनों बाद मेरे शौहर घर आता था। थका होता था, बाज़ मर्तबा तो 2 दिन घर पर रहता और वापस चला जाता। मेरी ख्वाहिश तो वहीं की वहीं रह गई थी। सास कहती है मुझे पोते पोती का मुंह दिखा दो, लेकिन मैं कहाँ से दिखाती, और मेरा शौहर तो गिनकर 3 मर्तबा मेरे करीब आया था। शायद इसके अंदर के जज्बात भी मर चुके थे। शौहर जब घर से चला जाता तो इससे मेरा राब्ता भी तकरीबन ना होने के बराबर होता था। दिन गुजरते रहे और मेरा नौकर मेरा दिल लगाए रखता था। पहले तो महीने में एक बार शौहर का फ़ोन आ जाता था, फिर वो भी आना बंद हो गया क्योंकि मेरी सास भी अपने बेटे के पास जा चुकी थी। मगर मैं हैरान थी कि उसने अपनी माँ को तो बुला लिया, मुझे यूँ नहीं बुलाया। एक दिन मैं आंसू बहाने बैठी रो रही थी जब मेरा नौकर मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे वजह पूछने लगा। वैसे भी वो पहले से मेरे दिल का हाल जानता था। उस रात मैं बहुत बेचैन थी। मेरा नौकर पढ़ा लिखा था। मैंने उसको बोला कि तुमको पैसे देती हूँ, तुम एक बार दुबई जाकर मेरे शौहर की सारी मालूमात चेक कर दो, पता तो चले वो माँ बेटी वहाँ क्या कर रही हैं। मेरा नौकर झट से तैयार हो गया क्योंकि वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। मैंने नौकर का पासपोर्ट वीज़ा लगवा कर दिया और उसे रवाना कर दिया। 3 हफ्ते बाद नौकर वापस आया तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। फरहान ने वहाँ पर शादी कर ली थी। मेरे नौकर ने जब यह बताया तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। लेकिन अभी तो आगे चलकर एक और तूफान आने वाला था जब नौकर ने मुझे बताया कि फरहान साहब ने वहाँ पर शादी कर रखी है और आपको तलाकनामा भी भेज दिया है। मैं अपना सर पीट कर रह गई, मगर मैं हैरान हो रही थी, अगर फरहान ने दूसरी शादी ही करना थी तो मुझसे शादी क्यों की। मेरा नौकर मुझे बताने लगा, फरहान साहब का बिजनेस ही ये है कि मुख्तलिफ मुल्कों में लड़कियों से पैसा लेकर शादी करते हैं और उन्हें बीवी बनाकर बैरून मुल्क ले जाते हैं। उनका कारोबार अच्छा चल रहा था। आपसे सिर्फ शादी उन्होंने दुनिया दिखावे के लिए की थी ताकि कोई शक भी ना कर सके। मैं अपना सर पीट कर रह गई। उस वक्त को पछताने लगी जब मैंने ऐसे बिजनेसमैन का इंतखाब किया था। कुछ अर्सा तो मैं डिप्रेशन में चली गई। इस सारे अरसे में नौकर ने मेरा बहुत ख्याल रखा और फिर एक दिन उसने मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। वैसे भी अब वो 22 साल का हो चुका था, मुझे भी सहारा चाहिए था। चाहे वो नौकर ही था, मगर पढ़ा लिखा होने के साथ साथ वो बहुत ख्याल रखने वाला इंसान था।
میں نے نوکر سے شادی کر لی، بے شک مجھ سے چھوٹا ہی صحیح، مگر اس نے مجھے وہ سب کچھ دیا جس کے لیے میں ترس ترس کر زندگی گزار رہی تھی۔ بے شک پیٹ کی بھوک کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، جس کی کمی نوکر نے پوری کر دی تھی، جو میرا نوکر نہیں بلکہ میرا سرتاج تھا۔